जय हिंद। आज का टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक्ट तो 5 साल पहले आ गया था, लेकिन इस एक्ट से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनकी नोटिफिकेशन जारी की गई है अभी। तो इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 2 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से, राइट। तो जैसा मैंने बताया कि न्यूज में इसलिए है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ब्रॉट आउट अ नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशंस में रूल्स मेंशन है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के क्या प्रोसीजर्स होंगे, कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो अब इसके रूल्स ड्राफ्ट करने में गवर्नमेंट ने लगभग 5 साल ले लिए हैं। 2019 में जब ये अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उस समय आपको याद होगा अक्रॉस इंडिया बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, पर्टिकुलरली दिल्ली में शाहीन बाग एक जगह है, वहां पर रोड ब्लॉक्स हो गई थी और काफी महीने तक लोग बैठे रहे थे। बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे सीएए को लेकर और एनआरसी को लेकर। तो उसके रूल्स अभी डिटेल्ड रूल्स अभी नोटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इन ब्रीफ में कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 था क्या। उससे पहले बात करते हैं कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नहीं था उस समय सिटीजनशिप कैसे दी जाती थी। तो उस समय प्राइमरीली दो चीजें थी। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल्स मेंशन है कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है, किसको मिलती है और कैसे सिटीजनशिप रिवोक की जा सकती है, राइट। तो ये 6 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, जो कि मेंशन करते हैं कि सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है किसी को और कैसे ली जा सकती है वापस। और उसके अलावा एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, जिसको कई बार अमेंड कर दिया गया है। तो ये दोनों प्राइमरी सोर्सेज हैं जहां से हम सिटीजनशिप से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को कंसिडर करते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो जब 2019 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था तो उसमें एक प्रोविजन इंक्लूड किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अगर वहां से माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज आते हैं प्रोसिक्यूट होकर तो उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है, राइट। तो उसमें नॉन मुस्लिम सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया था, सिटीजन्स अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के। उनका अगर परसिक्यूशन हो रहा है इन 3 कंट्रीज में और वो इंडिया में आते हैं एज अ रिफ्यूजी तो उनको सिटीजनशिप दी जा सकती है। लेकिन एक क्लॉज और था यहाँ पर कि दिसंबर 31, 2014 से पहले आने चाहिए। उसके बाद आते हैं तो नहीं, उसके पहले अगर वो लोग आए हैं इंडिया में तो कुछ उनको प्रूफ्स फर्निश करने होंगे, उसके बाद वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। So this was the broad objective of the Amendment Act 2019, राइट। तो अब इसमें पेटिशनर्स को क्या दिक्कत हो रही है। पेटिशनर्स को मेनली ये प्रॉब्लम है, कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं यहाँ पर जो उन्होंने अपनी पिटिशन में लिखी है सुप्रीम कोर्ट को पिटिशन डालते समय। तो पहला जो इशू है वो तो आर्टिकल 14 को लेकर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमको राइट टू इक्वालिटी देता है, राइट। और वो इक्वालिटी बहुत सारे बेसिस पर है, उसमें एक बेसिस रिलीजन भी है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, यहाँ पर सिटीजनशिप ही दी जा रही है रिलीजन के बेसिस पर, राइट। तो पेटिशनर्स का ये कहना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है ये अमेंडमेंट, तो इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके अलावा उनका एक और जो तर्क है वो ये है, एक और जो इशू है वो ये है कि पहले जो सिटीजनशिप मिलती थी उसमें एक टीयर्ड प्रोसेस होता था। मतलब पहले फर्स्ट ईयर में अगर आप बात करें तो पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। पहले अप्रूवल लेनी होगी डीसी की, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, उसके बाद स्टेट अप्रूव करेगा। तो एक स्टेप वाइज मैनर में सिटीजनशिप मिलती थी। अभी सिटीजनशिप लेने का जो तरीका है, जो सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका है वो बहुत सिंपल हो गया। आपको एंसेस्ट्री का प्रूफ देना है कि आप उस कंट्री से हो, इन 3 कंट्रीज में से किसी एक से, राइट। अपने रिलीजियस माइनॉरिटी होने का प्रूफ देना है और उसके बाद आप यहाँ पर सिटीजनशिप ले सकते हो। ये भी बताना पड़ेगा कि 2014 से पहले आप इंडिया में थे, राइट। उसके पहले उसके बाद आप सिटीजनशिप ले सकते हो। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जो कि इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी डेंजरस हो सकता है, राइट। एक और इशू बनता है टाइमिंग से रिलेटेड, क्योंकि ये अमेंडमेंट जो आया था वो 5 साल पहले आया था, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस, राइट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लटका पड़ा था और जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोई डिसीजन इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत डिटेल्ड रूल्स नोटिफाई नहीं किए थे, और ये रूल्स अभी नोटिफाई किए गए हैं 5 साल बाद, जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। So timing is also an issue for the petitioners. They call it a propaganda rather than something that would benefit the country in the long run, right? तो ये ओपिनियन है petitioners का।
उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक बार डिसीजन आ जाता, उसके बाद रूल्स इंप्लीमेंट किए जाने चाहिए थे, है ना? अगर रूल्स पहले इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं तो इम्पैक्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी। तो ये आर्ग्यूमेंट बहुत वीक है, बट हाँ, इट इज वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट द पिटिशनर्स हैव इन देयर फेवर। और उसके अलावा क्या कंसर्न्स हैं, लीगल कंसर्न्स पर्टिकुलरली क्या हैं? तो पहला लीगल कंसर्न तो ये है इस अमेंडमेंट एक्ट को लेकर कि ये अगेंस्ट है असम अकॉर्ड 1985 के हिसाब से। सो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि असम अकॉर्ड 1985 क्या कहता है। तो उसके पीछे मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा ब्रीफ में। असम में 1980s में 1970s में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो रहा था, राइट, पर्टिकुलरली बांग्लादेश से। तो उसकी वजह से उनकी डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, उनका कल्चर चेंज हो रहा था, और उनको 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 लिंग्विस्टिक जो डेमोग्राफी है वो भी चेंज हो रही थी। तो इस वजह से जो लोकल असमीज पॉपुलेशन थी, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट किया, काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उन प्रोटेस्ट का एक कॉन्सिक्वेंस ये था कि गवर्नमेंट में और प्रोटेस्टर्स में एक एग्रीमेंट हुआ 1985 में। उस एग्रीमेंट को कहते हैं असम अकॉर्ड 1985। और इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थी प्रोटेस्टर्स की, और तो वो गवर्नमेंट ने वो शर्तें मानी और उनके तहत सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया, राइट। तो जब अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को, तो उसमें एक सेक्शन ऐड किया गया था, और भी एडिशंस हुए थे, बट एक प्रोमिनेंट सेक्शन ऐड किया गया था, सेक्शन 6A। तो सेक्शन 6A क्या कहता है कि कोई भी रिफ्यूजी जो असम में आया था, कोई भी इलीगल इमिग्रेंट या कोई भी दूसरी कंट्री से, पर्टिकुलरली बांग्लादेश से, अगर असम में आया था 1971 से पहले, तो उसको सिटीजन माना जाएगा। उसने 71 से पहले सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया अगर, तो उसको सिटीजन माना जाएगा, अदरवाइज उसको सिटीजन नहीं माना जाएगा, उसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। तो इसी अकॉर्ड के तहत एनआरसी का भी कॉन्सेप्ट सामने आया था जब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाया जा रहा था। उसमें पता कर रहे थे कि है ना कौन लोग एक्चुअल नागरिक हैं, कौन लोग नहीं हैं। वो एक्चुअल नागरिक हैं असम में जो 1971 से पहले असम में रहते थे, तो कोई प्रूफ आपको सबमिट करना था। तो ये तो कहता है असम अकॉर्ड 1985। लेकिन अगर आप देखें असम अकॉर्ड 1985 को एक तरफ रखकर और दूसरी तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को रखकर, तो आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि मान लो कोई रिलीजियस माइनॉरिटी है जो बांग्लादेश से इंडिया में एंटर किया है 2014 और 1971 के बीच में, राइट। तो अगर हम देखें असम अकॉर्ड 1985 को, तो उसके अकॉर्डिंग तो सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए इस इंसान को, क्योंकि वो रिलीजियस बेसिस पर नहीं है असम अकॉर्ड 1985। लेकिन अगर आप देखें CAA 2019 को, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है ना, उसको सिटीजनशिप मिल सकती है, क्योंकि 2019 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो कहता है कि अगर आप 2014 से पहले आए थे और बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आए थे, और ये 6 रिलीजन्स में से किसी एक रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, तो आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, राइट। तो इन दोनों एक्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है। और ये बात याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि जो 6 रिलीजन हैं उनमें जूइश रिलीजन नहीं है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी है, और मुस्लिम्स ऑब्वियसली नहीं है। तो पहला कंसर्न तो ये था असम अकॉर्ड 1985। दूसरा लीगल कंसर्न ये है कि इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स। एक तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एक तरह से, पिटिशनर्स ऐसा आर्ग्यू करते हैं, राइट। और दूसरा, अगर लेट्स से कोई नॉन मुस्लिम है जो कि इन 3 कंट्रीज से आया था और एक रिलीजियस माइनॉरिटी है, मतलब मुस्लिम नहीं है वो, तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है CAA के तहत, अगर वो NRC में उसका नाम नहीं आया तो। NRC एक एक्सरसाइज, रिलेटेड एक्सरसाइज है जो कि चल रही है, जिसमें सिटीजन आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, राइट। तो अगर NRC में अगर आपका नाम नहीं आता तो इसका मतलब आप इंडिया के सिटीजन नहीं हो। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स है उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो CAA में अप्लाई कर सकते हैं, राइट, वहां से सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन जो मुस्लिम्स है उनके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उनका नाम अगर नहीं आया NRC में तो मतलब वो फिर CAA में भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो एक रिलीजियस फिल्टर पहले से है। तो एक तरह से इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स। उसके अलावा NRC से रिलेटेड भी एक कंसर्न है, और NRC और CAA बहुत इंटर रिलेटेड है, इसलिए दोनों को डिस्कस किया जा रहा है साथ में। कंसर्न ये है कि असम में जब NRC हो रही थी तो वो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में हो रही थी, और 2021 में ये चीज सामने आई कि वहां पे NRC में 19 लाख लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो सोचिए, अगर एक स्टेट में जब NRC होती है और 19 लाख लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं, तो जब अक्रॉस इंडिया NRC होगा
तो उस समय कितने लोग एक्सक्लूड हो सकते हैं, और एक्सक्लूड हो गए ठीक है, लेकिन फिर उनका क्या करना है, इस पर क्लैरिटी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप उनको डिटेंशन कैंप्स में नहीं रख सकते, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत इकोनॉमिक बर्डन रहेगा, राइट, और इनह्यूमन भी आप उसको कह सकते हैं। उनको वापस भेजा नहीं जा सकता उस कंट्री में, क्योंकि कोई कंट्री लेने के लिए भी आसानी से तैयार नहीं होगी। तो उन लोगों का करना क्या है, पहले इस चीज पर भी डिस्कशन होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ कंसर्न। फिर एक कंसर्न हम पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये बहुत जो सिटीजनशिप क्राइटेरिया है ना उसको बहुत रिलैक्स कर देता है। कैसे रिलैक्स कर देता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है, क्राइटेरिया जो है बहुत रिजिड नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और सिटीजनशिप कोई राशन कार्ड तो नहीं है, सिटीजनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो आसानी से नहीं दी जानी चाहिए, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो गोल्डन ट्रायंगल होता है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21, तो उसमें से आर्टिकल 14 का वायलेशन है अमेंडमेंट एक्ट एज पर द पिटिशनर्स। और जुडिशरी का क्या स्टैंड है इस पूरे इशू पर, जुडिशरी का ये स्टैंड है 2019 में जब पहले ये केस गया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने पिटिशनर्स को सुना, कुछ पिटिशंस रिजेक्ट कर दी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत वैलिड नहीं लगी, और कुछ पिटिशंस होल्ड पे रख दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट डिटेल्ड रूल्स नोटिफाई करे, उसके बाद इस पे आगे सुनवाई हो। तो अभी जो पिटिशंस हैं वो जस्टिस पंकज मित्तल के बेंच पर पड़ी हुई हैं, और अभी उन पर सुनवाई होनी बाकी है। 2019 में जो सुनवाई हुई थी उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला था, राइट। तो ये पूरा इशू था जो हमने डिस्कस किया। अब अगर आपको कंक्लूजन लिखना है अपने मेंस के आंसर में, तो कंक्लूजन थोड़ा पॉजिटिव लिखिए तो बेटर है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को सोच समझकर इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वी नीड टू एंश्योर फेयरनेस, वी नीड टू एंश्योर इंक्लूसिविटी, एंड वी ऑल्सो नीड टू एडहियर टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स फेंक कर अपना आप कंक्लूजन लिख सकते हो। जो भी सरकार एक्ट लेके आ रही है उसको आपको एकदम अगेंस्ट नहीं बोलना है, ठीक है। आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रख सकते हो या फेवर में बोल सकते हो।